मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है जीत। राधा ने अपने पति के साथ पहली बार उसके घर में प्रवेश किया तो उसने अधरों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। उसने भी अन्य लड़कियों की भांति कुछ सपने संजोए थे। सोचा था ससुराल में उसका स्वागत के लिए बंधनवारें लगी होंगी, स्त्रियां मंगल गीत गाएंगी, उसका अभिनंदन करेंगी, उस पर बजती हुई शहनाई के आने वाले जीवन के सुंदर सुखद संदेश देंगी और प्रसन्नता के फूल फल उसके चारों ओर बिखर जाएंगी। पर यहाँ तो बिल्कुल ही सन्नाटा था। गिने चुने 2-4 रिश्तेदार थे। उसकी नंद व 2 देवरानियाँ थीं। नंद निशा प्रसन्नता दिखाने का प्रयत्न कर रही थी, पर उसकी आंखें बार बार भीग जाती थीं। रिश्तेदारों और अन्य पड़ोसियों की दृष्टि पर उस पर ऐसे गड़ी थी जैसे कि सुनार के पास बिकने के लिए जेवरों को देख रहे हों। उसमें कितना खरा सोना है और कितना खोट है। उसकी पैनी दृष्टियों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। पति की ओर आश्वासन पाने की आशा से देखा तो उनके मुंह पर ऐसा भाव पाया जैसे कोई अपराध करके आ रहे हों और उसे कटघरे में खड़े होने की सजा मिलने की प्रतीक्षा हो रही हो। उसके हृदय में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। उसने चाहा कि आगे बढ़कर उनका हाथ थाम ले। तभी एक स्त्री बोली, अरे दोनों लड़के कहाँ हैं? क्या वे अपनी नई माँ से नहीं मिलेंगे? एक क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दूसरी ने कहा, हाँ हाँ, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। इस पर निशा घबराकर बोली, अभी रहने दो मौसी, बच्चे खाना खा रहे हैं, भाभी भी थकी हुई है, फिर मिल लेंगे उनसे। कैसी बातें करती है निशा? एक औरत ने कहा। बच्चों को भी शौक होगा अपनी नई माँ से मिलने के लिए, कहकर वो अंदर चली गई। निशा का मुंह सफ़ेद पड़ गया। सब स्त्रियों की आंखों में कैसे कोई ड्रामा देखने की आशा से चमक उठी। निशा ने राधा के पास सोफे पर बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कुछ कहना चाहा, पर उसके होंठ कांप रहे थे। फिर एकाएक उठकर वह अंदर चली गई। कुछ समय पश्चात जब वह वापस आई तो उसके कंधों पर एक 8-9 वर्षीय बालक को पकड़ रखा था, जिसकी आंखें सूजी हुई थी और लाल थी। उसके पीछे एक और 5-6 वर्षीय बालक था, जो उसकी साड़ी में दुबका हुआ था। उसके मुंह पर एक रुआंसी और खिसियानी मुस्कुराहट थी। निशा ने बड़े लड़के को आगे बढ़ाते हुए कहा, अमित। फिर पीछे छोटे लड़के को आगे लाते हुए कहा, सुमित। देखो, यह मेरी भाभी हैं। राधा ने मुस्कुराकर दोनों बच्चों की ओर देखा। वो दोनों स्थिर खड़े थे। तभी एक स्त्री बोली, अमित नमस्ते करो, यह तेरी नई मम्मी है। एक क्षण को अमित गुमसुम खड़ा रहा। उपस्थित लोगों के चेहरों पर एक भाव आ रहा था और एक जा रहा था। सभी की निगाहें कभी राधा को कभी अमित की ओर टिकती थी। एकाएक अमित अंदर भाग गया और उसके पीछे पीछे सुमित भी भाग गया। सुबोध का चेहरा लाल हो गया। निशा ने राधा का हाथ पकड़ लिया और फिर उससे अनुनय के स्वर में बोली, भाभी, अमित की बातों का बुरा मत मानना। उसके आचरण का स्थिति के अनुकूल ढालने में थोड़ा समय लगेगा। उसके नयन सजल हो गए। राधा ने उसका हाथ हल्के से दबाकर उसकी ओर मुस्कुरा दिया। इस पर वह बुरी तरह उसका दिल धड़क रहा था। 2-3 दिनों बाद राधा को घर बार और बच्चे को संभाल लिया। निशा व दोनों देवरानियां अपने अपने घर चली गईं। अमित व सुमित राधा से बचते फिरते। राधा ने कभी उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। खाने पीने के समय राधा स्वाभाविक ढंग से उनसे बात करती। कभी कभी वह उन्हें अपने भाई बहनों के किस्से सुनाती, जिसे सुनकर उनके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। कभी कभार राधा उनसे कोई प्रश्न पूछ बैठती तो वे अचकचा के संक्षिप्त सा उत्तर दे देते। एक दिन अचानक उनके कमरे में पहुंच गई। अमित अपनी निक्कर के बटन टाँक रहा था और सुमित पास रखे कपड़ों को एक एक करके उठाकर देख रहा था। राधा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? राधा के अचानक कमरे में आने और यह प्रश्न पूछने से कुछ देर दोनों बच्चे चकित रह गए। फिर सुमित बोला, हम अपने कपड़े ठीक कर रहे हैं। मैं देखता जा रहा हूँ किसके बटन टूटे हैं, क्या फटा है, और अमित भाई मरम्मत करते जा रहे हैं। फिर समझाते हुए बोला, अब स्कूल खुलने में 1 सप्ताह ही तो रह गया है, फिर हम हॉस्टल चले जाएंगे। लाओ, ये सब कपड़े मुझे दे दो, मैं ठीक कर दूंगी। राधा बोली। भावहीन स्वर में अमित ने उत्तर दिया, नहीं,
मुझे मरम्मत करनी आती है। राधा का मुंह उतर गया, पर उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। ऐसे ही एक दिन सुमित को ये सवाल हल करने का प्रयत्न कर रहा था जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। राधा ने उससे कहा, लाओ मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। सुमित ने किताब बंद करते हुए कहा कि नहीं, वह अमित से पूछ लेगा। राधा समझ गई कि बच्चे उससे कम से कम संपर्क रखना चाहते हैं और उसे दिखा देना चाहते हैं कि वो किसी भी पर भी निर्भर नहीं है। सुबोध को ऑफिस के काम से 4-5 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा था। घर की स्थिति को देखते हुए वह चिंतित था। राधा उसके कपड़े सूटकेस वगैरह में रख रही थी और अन्य आवश्यक सामान भी ठीक कर रही थी। राधा ने अलमारी में से एक सूट निकाला और उसे हैंगर से निकालते हुए सुबोध की ओर देखा। उसका चिंतित मुख देखकर वह बोली, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या आप सोच रहे हैं कि आपका क्या विचार है कि मैं बच्चों से दुर्व्यवहार करूंगी? सुबोध व्यथित हो उठा और बोला, नहीं राधा, ऐसा सोचना गलत है। मनुष्य सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। विपुला के निधन के बाद मैंने सोचा कि मेरी सारी खुशियाँ समाप्त हो गई है। इन बच्चों के कारण ही मैं घर में रह सका, नहीं तो कई बार जी में आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं, संन्यास ले लूं। सुमित तब 1 वर्ष का था। सब ने बहुत समझाया कि उसको माँ की आवश्यकता है, अतः मैं विवाह कर लूं। पर मैंने किसी भी स्त्री से कैसे प्यार कर सकूंगा, सोच भी नहीं सकता। फिर विपुला द्वारा संवारी हुई गृहस्थी को किसी दूसरी स्त्री के हाथ चली जाए, ये भी मैं सहन नहीं कर सकता था। मैंने सोचा सौतेली माँ मेरे फूल से बच्चों को, जो कि विपुला की निशानी है, ना जाने कैसा व्यवहार करे। इसलिए निशा बच्चों को अपने साथ ले गई। फिर मैंने अमित को हॉस्टल में दाखिला करा दिया। पिछले साल सुमित भी हॉस्टल में दाखिल हो गया। अब जीवन क्रम एक गति से चलने लगा। फिर एकाएक तुमसे मुलाकात हो गई। तुम्हें देख कर ना जाने क्यों जीवन में से फिर मोह हो गया। मैं अपनी प्रसन्नता के कारण कहीं बच्चों को अनायास खो न दूं, इस डर से दूर रहने का प्रयत्न करता रहा तुमसे। परिस्थितियाँ बदल गई हैं। दूसरा, तुम्हारा स्वभाव और विचार देखकर मुझे आश्वासन मिला। सोचा दोबारा मुझे फिर से शायद प्रसन्नता मिले। फ्रेंड्स, अमित के साथ अब क्या होता है और बच्चे अपनी मम्मी के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, या आगे उनके साथ क्या होता है, जानने के लिए देखें इसका अगला पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।